नमस्कार दोस्तों, जय हिंद क्लासेज के YouTube परिवार पर आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, आशा करता हूं मैं। और दोस्तों, अपन ने जो नेक्स्ट क्लास हुई थी अपनी, उस क्लास में अपन ने मेवाड़ का इतिहास कंप्लीट कर लिया था। और मेवाड़ के इतिहास की जो प्रश्नोत्तरी है, उस प्रश्नोत्तरी को भी अपन ने भलीभांति देखा था दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों, अपने जो अगला इतिहास के अगले क्रम में अपन पढ़ने वाले हैं, वो एक बहुत ही अच्छी और भारी एक शासक कहा जाता है। एक शासक की वजह से पूरी रियासत को जाना जाता है। और केवल राजस्थान के इतिहास में ही नहीं दोस्तों, पूरे भारत के इतिहास में इसका जहां पर भी देखा जाए वहां पर नाम देखने को मिलेगा। जो रियासत है अपनी जाट रियासत, और जाट राजवंश जो है दोस्तों, वो मुख्यतः भरतपुर जिले को देखा जाता है। जो दो रियासतें थी भरतपुर में जो दो रियासतें थी, भरतपुर और धौलपुर। ऐसा कहा जाता है कि राजस्थान के इतिहास में अगर जाट राजवंश को ना पढ़ा जाए तो इतिहास थोड़ा सा अधूरा सा लगता है दोस्तों। इस अधूरे इतिहास को पूरा करने के लिए आज मैं आपके सामने लेके आया हूं जाट राजवंश। दोस्तों, बात करते हैं कि जाट राजवंश है वो भरतपुर रियासत को ही मुख्य रूप से क्यों जाना जाता है। भरतपुर रियासत को इसलिए मुख्य रूप से जाना जाता है, पहली बात तो यह है कि वहां का एक प्रतापी शासक था जो महाराणा प्रताप से तुलना की जाती है उसकी। महाराणा प्रताप से तुलना की जाने वाली जो शासक है, वो शासक है अपना महाराजा सूरजमल। और सूरजमल जो है दोस्तों, वो महाराणा कद काठी में देखा जाए, वजन में देखा जाए, या फिर युद्ध कला की निपुणता में देखा जाए, या फिर राजनीतिक रूप से देखा जाए, तो महाराजा सूरजमल हैं। उन सूरजमल को महाराणा प्रताप की संज्ञा दी जाती है कि प्रताप के बाद में अगर कोई शासक देखा जाता है ऐसा प्रतापी, तो प्रतापी शासक महाराणा सूरजमल है। दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों कि भरतपुर रियासत है, उस भरतपुर रियासत का भरतपुर नाम क्यों पड़ा। भरतपुर, इसी को कह सकते हैं अपन जाट राजवंश। क्या कह सकते हैं? जाट राजवंश। देखिएगा दोस्तों, जाट राजवंश जो है वो केवल एक रियासत में पढ़ाएंगे अपन, और हो सकता है कि इस क्लास में अपन इस रियासत को पूरा नहीं कर पाए, सारे शासकों को ना पढ़ पाए, तो अगली क्लास में फिर से आपके सामने उपस्थित होऊंगा मैं इसी जाट रियासत को लेकर। दोस्तों, बात करते हैं कि भरत के नाम पर, सबसे पहली बात तो भरत के नाम पर इसका क्या हुआ था। भरत के नाम पर इसका नामकरण होता है। क्या होता है? नामकरण। किसका होता है? भरतपुर का नामकरण भरत के नाम पर होता है। भरत के नाम पर होता है। दूसरी बात कही जाए, देखा जाए तो भरतपुर जो जाट राजवंश है, उसी से संबंधित सारी की सारी चीजें रहेगी। आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जाट राजवंश का नामकरण किसके आधार पर हुआ था, तो जाट राजवंश का नामकरण होता है दोस्तों भरत के नाम पर होता है। किसके नाम पर होता है? भरत के नाम पर होता है। दूसरी बात करें तो नेक्स्ट स्टेप में आ जाता है कि इनके कुल देवता हैं। एक तो है कुल देवता, दूसरे आएंगे दोस्तों कुल देवी। क्या आ जाएगी? कुल देवी। एक तो है कुल देवता और दूसरे आ जाएंगे कुल देवी। देखिएगा दोस्तों, कुल देवता हैं, उनको कहा जाता है लक्ष्मण देव। लक्ष्मण देव। दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखना, अपने आर्ट एंड कल्चर में यह प्रश्न कई बार पूछा हुआ है कि एकमात्र लक्ष्मण मंदिर पूरे भारत में, राजस्थान में ही नहीं पूरे भारत में लक्ष्मण मंदिर है दोस्तों। क्वेश्चन में लिख लीजिएगा आप लोग साथ के साथ कि लक्ष्मण मंदिर भारत का एकमात्र राजस्थान का ही नहीं है, भारत का एकमात्र लक्ष्मण मंदिर है। वो कहां पर है? भरतपुर में है दोस्तों, भरतपुर में है। ध्यान में रखिएगा, लक्ष्मण देव हैं, ये इनके कुल देवता हैं। दूसरी बात ध्यान में रखिएगा कि इनकी जो कुल देवी है, वो उस कुल देवी का क्या नाम है? राजेश्वरी माता। राजेश्वरी माता इनकी कुल देवी है दोस्तों, उसका क्या नाम है? राजेश्वरी माता। अगर बात की जाए कि जाट रियासत है या जाट राजवंश है, उस जाट राजवंश के आदि पुरुष किसको कहा जाता है? मुख्य बात आती है अब यहां से कि आदि पुरुष दोस्तों, आदि पुरुष हैं, वो किसको कहा जाता है? गोकुला को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गोकुला को। क्योंकि जो रियासत है वो रियासत बनती है तो इन्हीं के कारण बनती है, क्योंकि इन्होंने अगर मीटिंग ना की होती मथुरा में, और जो युद्ध लड़ा था इन्होंने औरंगजेब के साथ में, और उसी युद्ध में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और इनके साथ में जब 5000 जाट एकत्रित हुए थे और 5000 जाटों की सेना लेकर ये युद्ध के लिए तैयार हुए थे, उस समय 20,000 यादव जो थे वो भी इनके साथ मिल चुके थे। और ऐसे मिलने के कारण गोकुला ने क्या बनाई थी? सब सर्वप्रथम 25,000 की सेना बनाई थी,
और तिलपत का एक युद्ध है, वो युद्ध लड़ा था किसके साथ में? औरंगजेब के साथ में लड़ते हैं ये। और औरंगजेब के साथ में ये युद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। उसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी इनके बाद में जो शासक आते हैं वो जाट राजवंश के शासक बनते हैं। इसी के साथ में देखा जाए कि दोस्तों बात की जाए कि संस्थापक जाट राजवंश का संस्थापक इसको कहते हैं। तो जाट राजवंश का संस्थापक है वो कहलाता है दोस्तों अपना चूड़ामन। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसका वास्तविक संस्थापक कौन है, वास्तविक संस्थापक दोस्तों, वास्तविक संस्थापक की बात की जाए तो यह आ जाएगा बदन सिंह। ठीक है। तो दोस्तों ये सामान्य से जानकारी थी, सामान्य परिचय से पहले जो जानकारी थी दोस्तों, उस जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां से बार बार प्रश्न पूछा जा चुका है। देखिएगा संस्थापक का प्रश्न कई बार पूछा हुआ है, आदि पुरुष का प्रश्न पूछा जा चुका है, जाटों की कुल देवी या जाट राजवंश की जो कुल देवी है उसके बारे में प्रश्न पूछा जा चुका है। एक वास्तविक संस्थापक, ध्यान में रखिएगा वास्तविक संस्थापक और संस्थापक में अंतर क्या है। देखिएगा अंतर केवल इतना सा है कि संस्थापक वो होता है जिसने उसकी नींव रख दी हो, आदि पुरुष वो है जिसने वहां का काम शुरू कर दिया हो, और वास्तविक संस्थापक वो है जिसने रियासत का निर्माण कर दिया हो। तो 1722 में बदन सिंह ने क्या किया था? बदन सिंह ने अपनी भरतपुर रियासत है उसका निर्माण कर दिया था, और भरतपुर का रियासत का निर्माण करके बदन सिंह ने क्या किया था? भरतपुर का जो दुर्ग है, जो आज की डेट में लोहागढ़ का दुर्ग के नाम से जाना जाता है, भरतपुर के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो बदन सिंह के द्वारा करवाया गया था। और इसके बाद में जो शासक बनते हैं वो शासक आते हैं अपने सूरजमल, और सूरजमल ने इस किले का क्या करवाया था? पुनः निर्माण करवाया था। और पुनः निर्माण करवाकर इस किले के चारों तरफ क्या बनाई थी? एक खाई खुदवाई थी और वहां पर नहर निकाल दी थी, और नहर में पानी भरवा दिया था, जो कि आज की डेट में भी विद्यमान है। चारों तरफ एक नहर है बड़ी और खाई है। तो ये दुर्ग है, इसके चारों तरफ, मतलब ये दुर्ग मिट्टी से बना दुर्ग है, लेकिन अभेद्य दुर्ग है। इस दुर्ग को आज दिन तक कोई जीत नहीं पाया है, भरतपुर के दुर्ग को, लोहागढ़ का दुर्ग। और लोहागढ़ का दुर्ग राजस्थान में ऐसा भी कहा जाता है, राजस्थान का जो प्रथम किला था दोस्तों, वो प्रथम किला भी मिट्टी से बना हुआ है, और जो अंतिम किला है 1733 में बना था, उस 1733 में इस किले का निर्माण करवाया गया था, वो भी मिट्टी से बना हुआ दुर्ग है। तो ऐसी बातें हैं और ऐसी जानकारी है दोस्तों, तो ये विशेष जानकारी है जिसको आप लोग याद रखोगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में देखिएगा अपन छोटी सी जानकारी देखते हैं, एक भरतपुर के महाराजाओं की वंशावली। दोस्तों अपना जो टॉपिक है वो मेन यहाँ से स्टार्ट होता, उससे पहले आप लोग थोड़ा सा इधर देखिएगा। सबसे पहले गोकुला ने क्या किया था? 1670 में कौन आता है? गोकुला राजा बनते हैं। और गोकुला राजा नहीं बनते हैं, केवल एक लीडर के रूप में कार्य करते हैं, और लीडर के रूप में जब ये कार्य कर रहे होते हैं तो ये औरंगजेब से युद्ध लड़ते हैं, और औरंगजेब के साथ में जब ये युद्ध लड़ते हैं, तिलपत का युद्ध, और तिलपत के युद्ध में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। मैं सामान्य परिचय के तौर पर सभी राजाओं की एक वंशावली लेके आया हूं आपके सामने, इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, और उसके बाद में देखिएगा कुछ मेन मोस्ट इंपोर्टेंट जो शासक हैं उन शासकों को अपन क्या करेंगे? याद रखेंगे। जैसे राजा राम है, तो राजा राम शासक है, इस राजा राम शासक को भी याद रखना पड़ेगा अपने को। इसका कार्यकाल विशेषतः नहीं पूछा जाता है, कार्यकाल विशेष रूप से आपको याद रखना है। देखिएगा, एक तो आपको जवाहर सिंह का कार्यकाल याद रखना है, दूसरा कार्यकाल 1756 से 1763 तक महाराजा सूरजमल का कार्यकाल याद रखना है, और तीसरा देखिएगा चूड़ामन और बदन सिंह, ये चारों राजा हैं वो अपने काम के हैं। इसके बाद में जो अंतिम जो शासक होगा, जो राजस्थान का एकीकरण होता है, उस समय का जो शासक होगा, उस शासक की अपन बात करेंगे, चर्चा करेंगे। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहली बात करते हैं राजा राम जो शासक बनते हैं। राजा राम शासक बनने के बाद में ये लीडर बनते हैं। शासक तो देखिएगा, यहाँ से वास्तविक शासक की बात की जाए तो बदन सिंह से आते हैं। कहां से आते हैं? बदन सिंह से। क्यों? क्योंकि 1722 में इन्होंने क्या किया था? रियासती काल या रियासत का निर्माण कर दिया था। एक भरतपुर रियासत बना दी थी, और जिसको जाट रियासत के नाम से भी जाना जाता है, और उसको बढ़ावा किसने दिया था? महाराजा सूरजमल ने दिया था। ठीक है ना। इन्हीं ने, बदन सिंह ने क्या करवाया था? किले का निर्माण करवाया था। डीग का किले का निर्माण भी इन्होंने करवाया था। ठीक है, डीग में झलमहलों की नगरी जो है कही जाती है, झलमहलों की नगरी का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा सूरजमल ने करवाया था। किले का निर्माण बदन सिंह ने करवाया था। ये किले के निर्माण से प्रश्न आया हुआ है। इसके बाद में जवाहर सिंह आते हैं। देखिएगा, जवाहर सिंह का कार्यकाल 1763 से 1768 तक का रहता है। अब जवाहर सिंह के काल में यह हुआ था कि सूरजमल है, सूरजमल की क्या है, एक जैसे इनके रानियां तो 5 थी सूरजमल के,
लेकिन इनकी जो एक विशेष रानी थी, जिसका मतलब प्रिय थी, किशोरी देवी। और किशोरी देवी का जो ज्येष्ठ पुत्र था उसका नाम था जवाहर सिंह। जवाहर सिंह ने बागडोर संभाली थी इसलिए क्योंकि जब महाराजा सूरजमल हैं 1763 में दिल्ली के ऊपर चढ़ाई कर रहे होते हैं और दिल्ली को लूटने की कोशिश करते हैं, और वहां पर इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के कारण जब ये दिल्ली से वापस केवल इनका शव आता है, तो ऐसी स्थिति में जवाहर सिंह को क्रोध आ जाता है और किशोरी देवी ने इसको उलाना दिया था जवाहर सिंह को कि कुछ ना कुछ तो कर, कुछ ना कुछ तो दिल्ली से लेकर आ तू। तेरे पिताजी यहाँ पर क्या गए थे, जीवित गए थे और मृत्यु होकर वापस आए थे। तब जवाहर सिंह यहाँ से वापस दिल्ली के ऊपर आक्रमण करने के लिए जाते हैं, और जवाहर सिंह वहां जाते हैं तो उस समय कोई भी मुगल शासक वहां पर नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति में वो युद्ध तो करना चाहते थे लेकिन युद्ध होता नहीं है। तो उस समय वहां पर जो लाल किले के ऊपर जो किवाड़ थे अष्टधातु प्रतिमा के, देखिएगा दोस्तों, अष्टधातु प्रतिमा के किवाड़ अपने चित्तौड़गढ़ किले से रिलेटेड है। अष्टधातु के किवाड़, अष्टधातु के किवाड़, ये जो दरवाजा है, इस दरवाजा कहां से कहां गया हुआ है, देखिएगा। सबसे पहले जो एक किवाड़ है अलाउद्दीन खिलजी आता है। कौन आता है, खिलजी। खिलजी आता है कहां पर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए। और कब आता है, 1303 में आता है। 1303 में खिलजी लेकर जाता है कहां पर, किवाड़, अष्टधातु प्रतिमा के किवाड़ है, वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग से उतार कर दिल्ली लेकर जाता है। दिल्ली ले जाकर रख देता है। लेकिन दिल्ली में फिर इसके बाद में शासक आता है जिसका नाम है शाहजहां। और शाहजहां ने क्या किया, इन किवाड़ को लाल किले पर टांग दिया। कहां पर टांगे थे, लाल किले पर टांग देता है। और लाल किले पर ये टांग देता है। उसके बाद में जब जवाहर सिंह यहां से भरतपुर से दिल्ली के ऊपर आक्रमण करने के लिए जाते हैं, तो फिर इन्होंने यहां से लाल किलों से इन किवाड़ों को उतार कर कहां पर ले आते हैं, ये वापस ले आते हैं कहां पर, भरतपुर। और भरतपुर में आज भी लोहागढ़ के जो किवाड़ हैं वो किवाड़ चित्तौड़गढ़ के हैं, और चित्तौड़गढ़ के किवाड़ हैं वो आज कहां पर लगे हुए हैं, भरतपुर में लगे हुए हैं। ठीक है ना। तो ये काम तो इन्होंने भरतपुर के शासकों ने किया था, और किसी भी रियासत के शासकों ने ये काम नहीं किया था कि मुगलों से भी लूट ली थी। मुगलों के ऊपर जैसे इनकी कब्रें लूटी थी, इनके खेमे लूटे थे। औरंगजेब का खेमा लूटने वाला शासक राजा राम शासक, ठीक है ना। और अकबर की कब्र भी लूटी थी राजा राम ने। क्या किया था, राजा राम शासक ने अकबर की कब्र लूटी थी। अकबर की कब्र के साथ में बहुत कीमती जो आभूषण थे, उन आभूषणों को लेकर आने वाला शासक कौन था, राजा राम था। और यहीं पर इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। लेकिन ये सामान है जो कहां पर पहुंचा देते हैं, भरतपुर पहुंचा देते हैं। तो ऐसे देखिएगा, ऐसा कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा, पूरे इतिहास में कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा कि लूटते थे कौन थे, अंग्रेज लूटते थे या मुगल लूटते थे। लेकिन यहाँ के रियासतों के राजा ऐसे थे जिन्होंने खुद मुगलों की कब्रें लूटी हैं, मुगलों के खेमे लूटे हैं उन्होंने। ठीक है ना। तो इनका इतिहास बड़ा जोरदार का रहा है। इसके बाद में देखिए, जवाहर सिंह के बाद में रत्न सिंह आते हैं, कहरी सिंह आते हैं, नवल सिंह आते हैं। केवल और केवल इनको केवल नाम से याद रखना है, कोई ज्यादा विशेष बातें नहीं हुई थी। क्यों नहीं हुई थी, क्योंकि यहां पर देखिएगा सूरजमल के बाद और जवाहर सिंह के बाद में ऐसा कोई भारी भरकम शासक नहीं रहता है, और इनके बाद में ऐसी कोई विशेष कार्य भी नहीं होता है, किसी रियासतों में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि उस समय मतलब मुगलों का फेरबदल हर जगह पर बढ़ गया था, और ऐसी स्थिति में थोड़े से धीमे पड़ गए थे सारे के सारे शासक। इनके बाद में देखिएगा रणजीत सिंह आते हैं 1777 से 1805 में, और फिर रणधीर सिंह आते हैं 1805 से 1823 में। यहां पर रणधीर सिंह को अपने को याद रखना पड़ेगा। क्यों याद रखना पड़ेगा, क्योंकि रणधीर सिंह है, इन्होंने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। सहायक संधि, देखिएगा सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे, वो किसने किए थे, रणधीर सिंह ने किए थे। 1823 से 1824 में बलदेव सिंह है, एक है बलवंत सिंह। देखिएगा बलदेव सिंह है, इन्होंने लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया। किसका, अपने कुल देवता थे लक्ष्मण मंदिर। भरतपुर में लक्ष्मण मंदिर है। भरतपुर में अगर राजस्थान से कोई भरतपुर का अगर कोई देखता है, अपनी इस क्लास को देख रहा होगा, तो वो बिल्कुल जानता है लक्ष्मण मंदिर बिल्कुल फेमस जगह है। एक और इसके बाद में भरतपुर में एक मंदिर बना हुआ जिसका नाम है गंगा मंदिर। इस गंगा मंदिर का निर्माण भी किसने करवाया था, बलवंत सिंह ने करवाया था। और बलदेव सिंह ने क्या करवाया था, लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया था। मंदिर यहां पर आता है अपना गंगा मंदिर आता है। कौन सा मंदिर आता है दोस्तों, गंगा मंदिर आता है। गंगा मंदिर, गंगा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, इसने करवाया था बलवंत सिंह ने। फिर आता है देखिएगा सन आते हैं 1853 से 1893। अब देखिए 1857 की क्रांति से क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा तो उस समय यह प्रश्न जरूर पूछा जाता है
कि भरतपुर रियासत का उस समय राजा कौन था, मतलब 1857 की क्रांति के समय भरतपुर का शासक कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय भरतपुर का शासक था, वो कौन था आपका? जसवंत सिंह। 1857 की क्रांति के समय का राजा या भरतपुर का नेतृत्व किसने किया था? इसके बाद में राम सिंह आते हैं 1893 से 1900 तक। 1900 के बाद में किशन सिंह आते हैं 1900 से 1929 तक। फिर आते हैं ब्रजेंद्र सिंह, देखिए 1929 से 1947 तक। इनका भी, ब्रजेंद्र सिंह का भी एक क्वेश्चन बनता है यहां पर कि राजस्थान का एकीकरण हुआ था। राजस्थान का एकीकरण, जब एकीकरण होता है राजस्थान का एकीकरण, तो एकीकरण के समय विलय पत्र पे ऊपर साइन किसने किए थे? तो ब्रजेंद्र सिंह ने किए थे। किसने किए थे? ब्रजेंद्र सिंह ने किए थे, ठीक है ना। देखिएगा ये मत्स्य संघ में जब राजस्थान का विलय होता है तो उस समय अपन जब एकीकरण पढ़ेंगे तो मैं फिर आपको फिर से वापस वहां पर ध्यान दिलाऊंगा कि भरतपुर रियासत को कब मिलाया गया था, ठीक है ना। तो आप लोग देखिए ABCD, हाँ भरत मत्स्य संघ जो है उसमें मतलब याद आ गया फिर से कि राजस्थान के एकीकरण समय ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, ये चारों रियासतें इसमें शामिल की जाती हैं एकीकरण के समय में मत्स्य संघ में। और मत्स्य संघ का जो तारीख वारीख सारी की सारी योजना है अपन एकीकरण की एक अलग से क्लास लेके आएंगे, उस क्लास में देखेंगे, बिल्कुल एकदम सही व्यवस्थित रूप से पढ़ेंगे उसको, जो कि अपना इतिहास जो है, राजवंश है जो खत्म होने के बाद में अपन एकीकरण हो गया, अपने 1857 की क्रांति हो गई, अपनी सभ्यता बाकी बड़ी सभ्यता पढ़ेंगे, मतलब पूरा का पूरा राजस्थान का इतिहास है वो आपको देखने को मिलेगा केवल एक ही चैनल के ऊपर। आप कई सब बहुत सारे चैनल देखते होंगे, सारे चैनलों के ऊपर आप सर्च करके देखना, कहीं पर भी आपको पूरी जानकारी नहीं मिलेगी। हमारे इस जय हिंद क्लासेस के परिवार में आपको हर एक क्लास का कंटेंट और पूरी की पूरी पूर्ण जानकारी मिलेगी और निःशुल्क मिलेगी, किसी प्रकार का कोई पेड कोर्स नहीं है अभी तक हमारा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा आप लोग। इसके बाद में देखिएगा ये होगी सामान्य जानकारी। इस सामान्य जानकारी के बाद में देखिएगा सर्वप्रथम गोकुला के साथ में क्या होता है? आदि पुरुष कहा जाता है, राजा आता है कौन? गोकुला। गोकुला, ठीक है। गोकुला समय क्या था? 1670 का समय था। कब था? 1670 का समय था, ठीक है। इस समय देखिएगा गोकुला जो राजा बनते हैं वो, इनको कहा क्या जाता है? सबसे पहली बात तो इनको आदि पुरुष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदि पुरुष। ये मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था आपको, आदि पुरुष किसको कहते हैं, संस्थापक किसको कहते हैं, वास्तविक संस्थापक कौन है, ये सारी चीजें अपन क्लियर कर चुके हैं। इनको आदि पुरुष कहते हैं। अब देखिएगा इन्होंने, इनके एक गुरु थे जो मतलब मराठा शिवाजी के गुरु थे। मराठा शिवाजी के गुरु थे और गुरु का नाम था रामदास जी। रामदास जी, ये रामदास जी हैं। इनके सानिध्य में, ठीक है ना, मथुरा में, कहां पर? मथुरा में जाट सभा का आयोजन, जाट सभा का आयोजन होता है। और जाट सभा का आयोजन होता है जिसमें जाट कितने एकत्रित होते हैं? 5000 जाट एकत्रित होते हैं। 5000 जाट एकत्र होते हैं और एकत्र होते हैं। उस समय गोकुला को मतलब एक लीडर चुना गया था। किसको चुना गया था? गोकुला को। और गोकुला को लीडर चुना जाता है। और उसके बाद में देखिएगा इस साइड में मान लेते हैं दिल्ली है। दिल्ली से कौन आता है? दिल्ली से आता है औरंगजेब। ठीक है। अब औरंगजेब आता है और देखिएगा मुगलों में भी एक मतलब एक फैक्ट देखने को मिलता है कि जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती तो औरंगजेब के बाद में इनके जो आजम वाजम जो है लड़के हैं, आजम वाजम ख्वाजम कोई भी हो चाहे, इन जो लड़के हैं इन लड़कों में भी क्या हुआ था? युद्ध होते आपस में। और इतना जोरदार का कोई मतलब है जो स्थापित शासक मतलब अपने शासन की बागडोर संभाल सके ऐसा मुगल कोई पैदा नहीं हुआ था, क्योंकि ये राजनीतिक षड्यंत्र के आधार पर मतलब है जो सभी राजाओं को मतलब चकमा दे रहे थे औरंगजेब और ये, ठीक है ना। लेकिन इनके बाद में धीरे धीरे लोग क्या हुए? होशियार हो गए और अपने वाले प्रतापी थे, लेकिन कुछ संधियों के कारण बंध चुके थे। और संधियों जो सहायक संधियां हुई थी उनके कारण क्या हुए थे? बंध चुके थे। इस वजह से वो लड़ने की कोशिश तो कर रहे थे लेकिन लड़ नहीं पा रहे थे। क्यों? क्योंकि हाथ बंधे हुए थे। जैसे मौलिक अधिकार छीन लिए जाते हैं उसी प्रकार से अंग्रेजों ने और इन मुगलों ने क्या किया था? ऐसा काम अपने साथ में किया था। अब दिल्ली से आता है कौन आता है? औरंगजेब आता है। और इधर से मथुरा से कौन आता है? गोकुल आता है।
कौन आता है? गोकुला। और ये मिलते कहां पर है? तिलपत। और तिलपत का क्या होता है? युद्ध होता है। अब तिलपत का युद्ध होता है और इस युद्ध में भाई जो गोकुला जो है, गोकुला की क्या हो जाती? मृत्यु हो जाती। गोकुला की मृत्यु। लेकिन सबसे पहले जो काम छेड़ने का कार्य किया था वो किसने किया था? गोकुला ने किया था। सबसे पहले आवाज जो उठाई थी, आवाज किसने उठाई थी? गोकुला ने उठाई थी। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? गोकुला को राजस्थान में जाट राजवंश का आदि पुरुष कहा जाता है। ठीक है ना? जैसे हर राजवंश का एक आदि पुरुष होता है, संस्थापक होता है, उसी प्रकार से जाट राजवंश का जो आदि पुरुष है, आदि पुरुष किसको कहा जाता है? गोकुला को कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद में देखिएगा आप लोग, इसके बाद में जो राजा बनते हैं वो राजा बनते हैं राजा राम। क्या बनते हैं? राजा राम। राजा राम देखिएगा, राजा राम बहुत शातिर आदमी थे और इन्होंने अपनी होशियारी से अकबर की कब्र तक लूटी। क्या लूटी थी? अकबर की कब्र तक लूटी थी। ठीक है ना? एक तो इन्होंने औरंगजेब, और सबसे पहली बात इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी, राजधानी महू थाने। ठीक है ना? महू थाने राजधानी बनाई थी। दूसरा, इन्होंने औरंगजेब के खेमे लूटे थे। औरंगजेब का खेमा लूटा। दूसरा काम इन्होंने किया था, अकबर की कब्र लूटी। हाँ, अकबर की कब्र कहां पर है? सिकंदरा। सिकंदरा। सिकंदरा में अकबर की कब्र लूटी थी। कब्र लूटी थी भाई। अकबर की कब्र के वहां पर सोना बहुत था अंदर, इसने अकबर की कब्र को उखाड़ दिया था। एक बार उखाड़ के क्या किया था? उसमें से सोना लूटा था। ठीक है। और ये काम इसने किए थे और इसके बाद में इनकी क्या हो जाती? मृत्यु हो जाती। अब इनके बाद में जो शासक बनते हैं उन शासक का नाम है चूड़ामन। वेरी इंपोर्टेंट, चूड़ामन। चूड़ामन देखिएगा, चूड़ामन शासक आते हैं और चूड़ामन को क्या कहा जाता है? बिना ताज का जाट राजा। क्या कहा जाता है? बिना ताज का जाट राजा भी इनको कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनको संस्थापक माना जाता है। किसका? जाट राजवंश का संस्थापक। जाट राजवंश का संस्थापक, संस्थापक कहा जाता है। जाट राजवंश का संस्थापक कहा जाता है। चूड़ामन है, चूड़ामन को क्या कहा जाता है? बिना ताज का, ताज का जाट राजा। इनको क्या कहा जाता है? बिना ताज का जाट राजा कहा जाता है। केवल इतनी सी जानकारी इनके बारे में देखने को मिलती है। छोटी छोटी सी बातें हैं इन शासकों की, और उन छोटी छोटी बातों से बड़े बड़े प्रश्न आते हैं दोस्तों। तो इनको पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने लिए। और अपन इनका, मैंने बताया था आपको, चूड़ामन, राजा राम और बदन सिंह, सूरजमल, इनके से तो प्रश्न बार बार आए हुए हैं। इसके बाद में आगे देखते हैं अपन। इसके बाद में शासक बनता है जिसका नाम है बदन सिंह। क्या शासक है? बदन सिंह। बदन सिंह देखिएगा, बदन सिंह जब शासक बनते हैं तो बदन सिंह को एक उपाधि दी जाती है और उस उपाधि का नाम है ब्रजराज की उपाधि। क्या नाम दिया जाता है? ब्रजराज। अब ब्रजराज की उपाधि किसने के द्वारा दी गई थी? जयपुर के सवाई जय सिंह के द्वारा इनको क्या दी जाती है? उपाधि दी जाती है ब्रजराज की। और जयपुर के जो सवाई जय सिंह हैं उनका अधिपत्य था पहले। ठीक है ना? तो उनका अधिपत्य छोड़कर उन्होंने डीग की जो जागीर है वो किसको प्रदान की थी? ब्रजराज को प्रदान की थी। ठीक है ना? ब्रजराज बदन सिंह, इनको उपाधि, इनकी सबसे पहली बात याद रखनी है आप लोगों को, उपाधि। उपाधि है इनकी ब्रजराज। ब्रजराज, ये ब्रजराज जो उपाधि है वो किसने दी थी? जयपुर के सवाई जय सिंह द्वारा। जय सिंह द्वारा इनको क्या दी जाती है? उपाधि दी जाती है। ठीक है। इन बदन सिंह को क्या कहा जाता है? वास्तविक संस्थापक। वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक कहा जाता है इनको। देखिएगा, संस्थापक हो गया आपका चूड़ामन, वास्तविक संस्थापक अगर देखा जाए तो कौन है? आपका बदन सिंह है। और आदि पुरुष की बात की जाए तो कौन है? गोकुला है। ठीक है।
तो ऐसी तीनों चीजें हैं, तीनों की तीनों याद रखनी है। अब बात करते हैं कि इनके द्वारा निर्माण कार्य। सबसे पहली बात तो है इनको डीग की जागीर, डीग की जागीर जय सिंह द्वारा प्रदान की गई। किसके द्वारा? जय सिंह द्वारा प्रदान की गई थी। जय सिंह के द्वारा इनको डीग की जागीर प्रदान की गई थी। इन्होंने निर्माण कार्य करवाए थे दोस्तों। निर्माण कार्य में देखते हैं इन्होंने 1733 में 1733 में भरतपुर के किले का, भरतपुर किले का या फिर भरतपुर के दुर्ग जो हैं, उस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? दुर्ग का निर्माण, भरतपुर दुर्ग का निर्माण भी इसी ने करवाया था। ये भरतपुर का जो दुर्ग है इसी को क्या कहते हैं? लोहागढ़ कहते हैं, लोहागढ़। लेकिन ध्यान रखना, इस भरतपुर दुर्ग का पुनः निर्माण किसने करवाया था? तो पुनः निर्माण करवाने वाला शासक है वो है आपका सूरजमल। कौन है? सूरजमल। सूरजमल के द्वारा इस किले का क्या करवाया गया था? पुनः निर्माण करवाया गया था। एक और बात पूछ ली जाए आपसे, डीग का किले का निर्माण भी इसी ने करवाया था। डीग के किले का निर्माण भी इसी ने करवाया था, बदन सिंह ने। या फिर बदन सिंह को क्या कहते हैं? ब्रजराज की उपाधि धारण की जाती है इनके द्वारा। और इनको ब्रजराज की उपाधि किसने दी थी? तो जयपुर के सवाई जयसिंह के द्वारा इनको क्या दी थी? ब्रजराज की उपाधि दी गई थी। ऐसा देखने को मिलता है। अब देखिएगा, वास्तविक संस्थापक आते हैं, ये हो गए हैं अपने। इसके बाद में जो राजा बनते हैं दोस्तों, वो राजा है अपने इनके जो उत्तराधिकारी आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि बदन सिंह का जो दत्तक पुत्र है, क्या है? दत्तक पुत्र। ये दत्तक पुत्र आते हैं, वो कौन आते हैं? सूरजमल आते हैं। सूरजमल है वो इनके दत्तक पुत्र भी कहा जाता है। ऐसा इतिहास में देखने को मिलता है कहीं कहीं पे, ठीक है ना। तो अपने जो आगे जो शासक आएंगे, वो अगले शासक हैं, वो कौन है? महाराणा सूरजमल। महाराणा सूरजमल। देखिएगा, मैंने आपको बार बार मैं यहां पर नहीं लिखवा रहा हूं आप लोगों को, आप लोग विशेषतः ध्यान रखिएगा। सूरजमल का कार्यकाल मैंने यहां पर दिखाया है आप लोगों को, महाराजा सूरजमल का 1756 से 1763 में। देखिएगा 1756 में 63 तक छोटा कार्यकाल है, लेकिन सूरजमल ने क्या क्या है? 24 युद्ध लड़े। कितने युद्ध लड़े? 24 युद्ध लड़े हैं। और 24 युद्ध लड़े, उनके साथ में इन्होंने इतनी सी कम समय था, इस कम समय में भी इन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए हैं। वो अच्छे कार्य किए क्या है? 1756। सबसे पहली बात तो इनका जरूर याद रखिएगा, किसी शासक के नहीं लिखा है मैंने, 1756 से 1763, ठीक है ना। कितने वर्ष शासन किया है इन्होंने? तो इनका शासन काल जो रहा है दोस्तों, देखिएगा 56 पूरा गिना जाएगा, 63 भी पूरा गिना जाएगा। बीच की जो दूरी है 4 और 3 7, 7 और 2 9 वर्ष तक, 9 वर्ष तक, ठीक है ना। ऐसा पूछ लिया जाए कहीं पर भी, 9 वर्ष, ठीक है ना। अगर 9 वर्ष नहीं आता है, 8 वर्ष आता है, तो 8 वर्ष भी सही माना जाएगा इनका कार्यकाल। दूसरी बात कही जाती है कि सूरजमल जो हैं, उनकी माता का क्या नाम था? माता, एक बार पूछा था, माता का नाम है गंगा या देवकी? देवकी, या फिर इनको क्या कहते हैं? गंगा भी कहते हैं, ठीक है। इस सूरजमल के लिए कहा जाता है इन्होंने 24 युद्ध लड़े थे। कितने युद्ध लड़े थे? 24 युद्ध लड़े थे सूरजमल ने, ठीक है। सूरजमल जो है उनके लिए कहा जाता है, देखिएगा इन सूरजमल को क्या कहते हैं? जाटों का प्लेटो। जाटों का प्लेटो उपनाम है इनके। उपनाम, उपनाम क्या क्या है? जाटों का प्लेटो, जाटों का प्लेटो। किस कारण कहते हैं इनको जाटों का प्लेटो? जाटों का प्लेटो इनको राजनीतिक कारण से कहते हैं। राजनीतिक कारण से, किसी ने नहीं बताया हुआ अभी तक राजनीतिक कारण से इसको जाटों का प्लेटो कहते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं? अफलातून। अफलातून। वैसे जाटों के लिए यह भी कहा जाता है हर एक जाट है वो अफलातून ही कहलाता है, ठीक है ना। वो इसकी वजह से कहलाते हैं, ठीक है ना। हर एक कोई भी साधन लेगा जाट, तो भी उसके पीछे लिखा देगा जाट। महाराजा सूरजमल, उस साइड के लोग तो बहुत ज्यादा मानते हैं, क्योंकि राजस्थान में केवल और केवल एक ही रियासत ऐसी थी जहां पर जाट शासक थे,
बाकी अन्य जगहों पर कहीं पर भी देखने को नहीं मिलते हैं अपने को, ठीक है ना। और आज की डेट में भी जो वहां के जो जाट हैं वो जनरल में आते हैं। अब देखिएगा ये सींग जरूर लगाते हैं लेकिन थे जाट। हाँ, और अगर आपसे पूछ लिया जाए, देखिएगा मैंने यहां पर एक चीज और वापस से क्लियर कर देता हूं आप लोगों की। सर्वप्रथम जो मैंने जानकारी लिखी थी अपनी सामान्य जानकारी, उस सामान्य जानकारी में आप लोग ये भी पूछा हुआ है, एक चीज और लिखिएगा नोट डाल के इसी में, कि इनकी गोत्र पूछी हुई है भाई। गोत्र, गोत्र कौन सी? सिनसिनवार, सिनसिनवार, इनकी गोत्र है सिनसिनवार। ये यहीं पर याद रखिएगा आप लोग, यहीं पर लिखिएगा जो फर्स्ट पेज मैंने लिखवाया है वहीं पर, ताकि आप लोगों को जो सामान्य जानकारी है जहां से हर एक लाइन का एक एक प्रश्न आया हुआ है कहीं कहीं एग्जाम में, वो चीज आपके सामने क्लियर रहे इस पूरी रियासत को पढ़ने से पहले, ठीक है। बात चल रही थी अपने महाराजा सूरजमल की, और जो सूरजमल है वो भी देखिएगा पीढ़ी दर पीढ़ी शासक आ रहे हैं, तो सारे के सारे क्या कौन सी गोत्र होगी? उनकी सिनसिनवारी होगी, ठीक है ना। बात करते हैं इनको अफलातून क्यों कहते हैं? अफलातून इनको युद्ध की निपुणता के कारण कहते हैं। दूसरी बात करते हैं कि जो सूरजमल जो है, उन सूरजमल ने किस किस के साथ युद्ध लड़ा था? देखिएगा अहमद शाह अब्दाली जो है उन्होंने मराठों के ऊपर आक्रमण किया था, और मराठों के और अहमद शाह अब्दाली के बीच में जब युद्ध हो रहा था, तो उस युद्ध के साथ में मतलब इन्होंने साथ तो देना चाहा था, लेकिन साथ मराठों ने अपनी अकड़ की वजह से लिया नहीं था और मना कर दिया था। और मना करने के कारण मराठों की यहाँ पर क्या होती है? हार होती है। और जब 1761 के अंतर्गत 61 में जब ये युद्ध होता है, और एक पानीपत का युद्ध लड़ा जाता है, पानीपत का युद्ध होता है, तो उस पानीपत के युद्ध में मतलब है जो सूरजमल जी भाग लेते हैं, और पानीपत के युद्ध में भी अहमद शाह अब्दाली है लड़ने वाले, और पानीपत का युद्ध होता है 1761 में। तो सबसे पहली बात तो लिखेंगे अपन 1761 में पानीपत का युद्ध, पानीपत का युद्ध। दूसरी बात लिखेंगे मराठों वर्सेस अहमद शाह अब्दाली, ठीक है ना। तो यहां पर भैया ये हार जाते हैं, इनकी जीत हो जाती है। तो ऐसा करके सूरजमल जो है उन्होंने और आगे क्या क्या काम किए थे वो भी देख लेते हैं। सूरजमल, जाटो का प्लेटो सूरजमल, सूरजमल के लिए द्वारा किया गया कार्य है लोहागढ़, लोहागढ़ दुर्ग का पुनः निर्माण। क्या करवाया था? लोहागढ़ दुर्ग का पुनः निर्माण करवाया था। डीग में जल महल का निर्माण करवाया था इन्होंने। देखिएगा ये बात पूछी जाती है, बार बार पूछी जाती है इस बात को, जल महलों की नगरी किसको कहते हैं? जल महलों की नगरी, ये डीग है, इसी को क्या कहते हैं? जल महलों की नगरी, जल महलों की नगरी डीग को ही कहते हैं। और अब तो डीग क्या बन चुका है? जिला बन चुका है। क्या बन चुका है? जिला। किससे अलग बना है? भरतपुर से टूटकर, ठीक है। राजस्थान में आप लोग छोटी सी जानकारी है आप लोगों को यहां पर बताने बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में देखिएगा पहले जिले बने थे 50, उन 50 जिलों को वापस खारिज कर या फिर उनका वापस रिव्यू करके, या जो अपने संभाग बने थे 10 संभाग, 10 संभाग में सब संभाग कितने रह गए? 7 संभाग रह चुके, और जिले कितने रह चुके? 41। 33 पहले से थे अपने पास में, नए कितने बन गए? 8। अब 8 जिले बने कौन कौन से, उसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है ना। तो छोटी सी जानकारी मैं अभी लिखवा दूंगा आप लोगों को 8 जिलों की। ये डीग जो जिला है वो जिला भरतपुर से अलग होकर बना है, अलग अलग होकर बना है। यहां पर बता दूं मैं आप लोगों को 8 जिले कौन कौन से बने हैं। 8 जिले आपके बालोतरा ब्यावर बना है, डीग और डीडवाना बना है, डीग डीडवाना ब्यावर बालोतरा, और आपका खेड़तल तिजारा कोटपुतली और फलोदी और सलूबा, ये 8 जिले बने हैं। आपको एक ही वाक्य में याद रखना है इन सभी को। मैं ट्रिक है छोटी सी, उसको भी अभी आप लोगों को लिखवा दूंगा, ठीक है। आप ऐसा करिए साथ के साथ लिख लीजिए, मेरा मन नहीं मान रहा है कि मैं आप लोगों को ये ट्रिक ना लिखवा दूं सबसे पहले, ठीक है ना। तो आप लोगों की ट्रिक है वो ट्रिक है, देखिएगा
बीबी, डीडी, केके, एफएस। ट्रिक है अपनी 8 जो जिले नए बने हैं उनसे संबंधित है। ट्रिक किसकी है? 8 जिले नए बने उनकी, 8 जिले नए जो बने हैं उनकी ट्रिक है। उनकी ट्रिक में सबसे पहला क्या आ जाएगा, देखिएगा, बीबी से ब्यावर और बी से बालोतरा, बालोतरा। डी से आ जाएगा आपका डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन। ये एक्स्ट्रा जानकारी है, ठीक है ना, कोई नहीं बताएगा आप लोगों को, लिखिएगा आप लोग डीडवाना कुचामन। और ये आ जाएगा आपका डीग। एक आ जाएगा आपका खेड़थल तिजारा, खेड़थल तिजारा। एक आ जाएगा कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड। और 7वां जिला आ जाएगा आपका फलोदी। और एस से हो जाएगा सलूम्बर, सलूम्बर। इस प्रकार से आपके 8 जिले हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, कि आप कहीं पर भी इसको देख सकते हैं, बाद में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। और स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, मैं साइड में रह जाता हूं थोड़ा। और इसके बाद में अपन बात कर रहे थे कि सूरजमल की, तो सूरजमल जो है उनकी वापस से आगे बात कर लेते हैं। ले लिया होगा आप लोगों ने, हाँ। सूरजमल जो है उसके निर्माण कार्य देखे, निर्माण कार्य के बाद में देखे सूरजमल की और भी जानकारी मिलती है। उसमें सूरजमल की रानियां कितनी थी? सूरजमल, महाराजा सूरजमल जी की, महाराजा नाम ही ऐसा ही जमता है, महाराजा सूरजमल। केवल सूरजमल तो शोभा ही नहीं देता है, ठीक है ना, महाराजा सूरजमल। इनकी 5 रानियां थी। कितनी रानियां थी? 5 रानियां, 5 रानियां थी। और 5 रानियों में सबसे प्रिय रानी थी, उस प्रिय रानी का नाम था किशोरी। किशोरी से एक पुत्र उत्पन्न हुआ था जिसका नाम था जवार सिंह, जवार सिंह। देखिएगा, जवार बुर्ज है, जवार बुर्ज है भरतपुर के लोहागढ़ किले में, ठीक है। और लोहागढ़ किला तो इतना मजबूत है कि लोहागढ़ किले के लिए 1-2 लाइनें ऐसी भी हैं। देखिएगा, लोहागढ़ किले के लिए मैं एक लाइन बता देता हूं आप लोगों को। इतिहास में बार बार उसको पूछा जाता है, देखा जाता है, कहीं पर भी जो इतिहास है उस इतिहास में लिखा जाता है। तो लाइन है लोहागढ़ की दुर्ग के लिए कि 8 फिरंगी 9 गोरा, 8 फिरंगी 9 गोरा, लोहागढ़ की तीर पर लड़े जाट का 2 छोरा, लोहागढ़ की तीर पर लड़े जाट का 2 छोरा। तो मतलब 8 तो फिरंगी थे और लोहा जाट जो थे वो कितने थे? केवल 2 थे। फिर भी लोहागढ़ की तीर पे उनको लड़के धूल चटाई है। और लोहागढ़ का किला है वो ऐसा कहा जाता है इतिहास में, जब एक लार्ड ले या लॉर्ड वेलेजली, हाँ वेलेजली जब आया था और इसने आक्रमण किया था यहाँ पर, तो लोहागढ़ के लिए ये भी कहा जाता है कि लोहागढ़ जो है हिमगिरी की चट्टानों जैसा है। लोहागढ़ जो है हिमगिरी की चट्टानों जैसा है जो टूट ही नहीं सकता, और ना ही आज दिन तक कभी किसी ने इसको जीता है। तो लोहागढ़ का बहुत लोहा मनवाया है। जवार सिंह था, देखिएगा इसका सूरजमल का जो पुत्र था उनका क्या नाम था? जवार सिंह था। अब देखिएगा, सूरजमल जो है, सूरजमल जी ने 1763 में दिल्ली पर आक्रमण, दिल्ली पर आक्रमण, इन्होंने पुरानी दिल्ली के ऊपर आक्रमण किया था और जीत भी लिया था। इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग, पुरानी दिल्ली के ऊपर आक्रमण किया, जीत लिया था। और एक बार पूछा था सूरजमल की राजधानी के बारे में पूछा था, हाँ बिल्कुल, ये भी यहां पर लिखवा देता हूं मैं, राजधानी, राजधानी। इनकी 2 राजधानी थी, देखिएगा, एक तो भरतपुर थी और दूसरी राजधानी इनकी डीग थी। डीग जो राजधानी है वो डीग राजधानी इन्होंने इसलिए बनाई थी ठंड के मौसम में वहां पर बैठने के लिए, जल महलों की नगरी, फव्वारों की नगरी, है ना, ये ऐसा कहा जाता है इतिहास में इनके लिए। और पूछा भी गया है, फव्वारों की नगरी, जल महलों की नगरी। 1761 में जब दिल्ली के ऊपर इन्होंने आक्रमण किया था, ठीक है दोस्तों, तो आक्रमण करते हैं 1763 में, और इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है यहाँ पर। अब सूरजमल जी की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में इनका जो शासक है वो शासक कौन बनता है? जवार सिंह बनता है। और जवार सिंह का संरक्षण कौन करती है? किशोरी देवी करती है, ठीक है। अब किशोरी देवी जो है इनका मतलब संरक्षिका बन के रहती है, और क्योंकि छोटी उम्र के थे लेकिन फिर भी इन्होंने नहीं माने थे ये, और ये जाते हैं कहां पर? दिल्ली के ऊपर आक्रमण करने के लिए।
अब आक्रमण करने के लिए दिल्ली के ऊपर कौन जा रहा है? जवाहर सिंह जा रहे हैं। राजा चेंज हो गया, अपना राजा कौन आ जाएगा? जवाहर सिंह। जवाहर सिंह भरतपुर का नेक्स्ट राजा जो बना वो कौन बना? जवाहर सिंह। और जवाहर सिंह जो है, इनके बीच में एक युद्ध और लड़ा जाता है। मावली मांडलम मावली, मांडल मावली, या ऐसा कहा जाता है उसको, कामा का युद्ध भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कामा का युद्ध। मंडावली या कामा का युद्ध भी कहते हैं उसको। और मंडावली या कामा का युद्ध हो जो है वो किसके बीच में हुआ था? जयपुर का शासक था और अपने जवाहर सिंह थे, इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। उस समय ऐसा कहा जाता है कि जयपुर का जो ईश्वरी सिंह था, सवाई ईश्वरी सिंह, उस ईश्वरी सिंह की क्या हो जाती? हार हो जाती है। सॉरी, ईश्वरी सिंह जीत जाता है, जवाहर सिंह की यहाँ पर हार हो जाती है, ऐसा कहा जाता है। और दूसरी बात, इन्होंने मेन मुख्य कार्य ये किया था, दिल्ली के ऊपर आक्रमण। दिल्ली के ऊपर आक्रमण। अब देखिएगा, कहानी पूरी समझिएगा। कहानी क्या है यहाँ की? कहानी है, एक रियासत है जिसका नाम है मेवाड़। मेवाड़ की बात चल रही है अपनी कौन सी? 1303 की। 1303 में यहाँ का जो शासक है मेवाड़ का, वो शासक कौन था? रतन सिंह। रतन सिंह। और रानी कौन थी? रानी थी यहाँ पर पद्मनी या पद्मावती। पद्मावती, ठीक है। और आक्रमण कौन करता है 1303 में? आक्रमण किसका होता है? आक्रमण होता है खिलजी का। किसका? खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है। और खिलजी यहां से क्या करता है भैया? खिलजी यहां से अष्ट धातु का किवाड़ ले जाता है। अष्ट धातु के किवाड़। अब ये अष्ट धातु का किवाड़ कहां पर लेकर जाता है खिलजी? खिलजी ले जाता है दिल्ली। दिल्ली का शासक कौन था उस समय? एक के अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बाद में कौन आया? शाहजहां। 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 और शाहजहां ने जो अष्ट धातु के किवाड़ थे, कौन से? अष्ट धातु के, इसका बाप लेके आया था दिल्ली यहां से। तो अष्ट धातु के किवाड़, अष्ट धातु के किवाड़ लाल किले पर टांगता है। कहां पर टांगता है? लाल किले पर। किले पर। लेकिन भाई सूरजमल जो है, सूरजमल की मृत्यु होने के बाद में रियासत कौन सी है? भरतपुर। और भरतपुर का शासक कौन बन जाता है? जो अपन भी पढ़ रहे हैं, जवाहर सिंह। जवाहर सिंह किसके कहने पर गया था? माता किशोरी के कहने पर। किसके कहने पर? किशोरी के कहने पर। और ये जाता है कहां पर? दिल्ली के ऊपर आक्रमण करने। लेकिन यहां पर आक्रमण नहीं होता है, तो ये वापस रिटर्न आता है। और रिटर्न आता हुआ वापस लोहागढ़ में क्या लाता है? अष्ट धातु के किवाड़ लाता है। अष्ट धातु के किवाड़ ले आता है। और कहां लगा देता है अष्ट धातु के किवाड़? लोहागढ़ में। लोहागढ़ जो आज वर्तमान में भी कहां पर है? लोहागढ़ में पड़े हैं अपने किवाड़, लगे हुए हैं। पड़े क्या हैं? लगे हुए हैं, जो मैं स्वयं देख के आया हूं। आप लोगों को भी कभी जाने का मौका मिले भरतपुर में, तो भरतपुर में जाइएगा आप लोग, और वहां पर लोहागढ़ का दुर्ग जरूर देख के आइएगा, क्योंकि बड़ा शानदार दुर्ग बना हुआ है। और उस दुर्ग के जो किवाड़ लगे हैं, वो किवाड़ कौन से हैं? अष्ट धातु के किवाड़, जो दिल्ली लेके चला गया था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। कहां से लेके गया था? 1303 में, जब शाखा होता है, प्रथम शाखा होता है मेवाड़ के ऊपर। मेवाड़ का प्रथम शाखा, राजस्थान का दूसरा, क्योंकि राजस्थान का जो प्रथम शाखा है वो रणथंभौर का कहलाता है। 1300 ईस्वी में कर दिया था। 1303 में अपने रतन सिंह के समय पद्मावती रानी थी, उस पद्मावती रानी के चक्कर में किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर शाखा किया था। और अलाउद्दीन खिलजी यहाँ से क्या ले जाता है? अपने किवाड़ लेके चला जाता है। किवाड़ ले जाकर कहाँ टांग देता है? इसका बेटा आता है बाद में, इसका उत्तराधिकारी आता है शाहजहां, और शाहजहां अष्ट धातु के किवाड़ों को कहाँ टांग देता है? लाल किले पर। लेकिन लाल किले के किवाड़ है, इसने कभी जीवन में भी नहीं सोचा होगा कि ये किवाड़ जो है यहाँ से वापस कोई ले जाएगा। ये लेके चला गया था, शूरवीर था जवाहर सिंह, और जवाहर सिंह ले जाकर कहाँ टांग देता है? अपने लोहागढ़ पे टांग देता है। तो दोस्तों, यहां तक की जो जानकारी थी अपनी जाट राजवंश की, वो जानकारी आज अपन यहीं तक रखेंगे। और जो नेक्स्ट क्लास होगी, उस नेक्स्ट क्लास में अपन जाट राजवंश की दूसरी क्लास लेके फिर से मिलेंगे अपन। तब तक के लिए आप लोग बने रहिएगा।
मस्त रहिएगा। और इस क्लास को अधिक से अधिक आप लोग शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और लाइक करिएगा। और क्लास कैसी लगी है आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्लास कैसी लगी है। इससे क्या होता है, टीचर का मनोबल बढ़ता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे सामने केवल अपन अप्रत्यक्ष रूप से मिलने वाले लोग हैं, रोजाना नहीं मिलते हैं, लेकिन हर क्लास वाइज मिलते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। तो जो अपना अप्रत्यक्ष व्यवहार है वो जीवन पर बना रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे आप। उसी के साथ में विदा लेते हैं आपसे। जय हिंद, जय भारत।